गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आज हम जो है आपकी क्लास लगा रहे हैं वो है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। जैसे कि पिछली क्लास में आपको मैंने जो पढ़ाया था उस टॉपिक का नाम था आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस से आपको ये बताया था कि अगर आप हिंदी में कोई भी टेंस को पकड़ जाते हो तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस से आपके समझ में क्या आएगा, आपके समझ में आएगा यूजेज ऑफ वर्ब्स। ये दोनों जो टॉपिक हैं वो इंटर रिलेटेड है। कौन कौन से? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस एंड यूजेज ऑफ वर्ब्स। ये इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं, और इंटर रिलेटेड टॉपिक होने के कारण मैंने आपको ये बताया था कि आइडेंटिफाई अगर आप टेंस को कर लेते हो तो आप उसके बाद में ट्रांसलेशन में आपको तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे हिंदी में जो आपको मैंने लॉजिक बताए थे कि हिंदी के अंदर पढ़ते ही आपको कैसे ये चीज पता चल जाए, जैसे ही आप हिंदी के अंदर पढ़ोगे आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो अपने को जो ट्रांसलेट करना है वो किस तरीके से करना है। और जब ये ट्रांसलेशन आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है, फिर अगर कोई पैराग्राफ दे दिया जाए, कोई एक लाइन दे दी जाए, या कोई पूरा का पूरा मान लो पेपर आपके सामने रख दिया जाए कि इस पेपर को भाई ट्रांसलेट करो फटाफट, तो भी आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि जो सारा का सारा ट्रांसलेशन का सिस्टम है वो टेंस पे डिपेंड करता है। तो जो बेसिक बातें आपको कल बताई थी उन्हीं को एक बार फिर से अपने रिपीट करेंगे, और उनके अंदर जो रिपीट करने वाली चीज है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले जैसे आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया, आज मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा कि इस टेंस की ये पहचान है, इस टेंस की ये पहचान है। पहले हम सेंटेंस को देखेंगे और उसके बाद ही हम पहचान करेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है। जैसे मैंने ये लिखा, राम श्याम के पास बैठा है। ओके, राम श्याम के पास बैठा है। अब देखिए, जैसे आपको ये कहा था कि रहा है, ये चीज अगर नहीं भी आ रही है, ये आपने देखा कि राम श्याम के पास बैठा है, अब इसमें रहा है तो नहीं है, लेकिन एक चीज जैसे इसको पढ़ोगे कंफर्म हो जाएगी कि इसके पास बैठा है, यानी अभी भी बैठा है। तो ये जो क्रिया है ये प्रक्रिया में है, और अपने को पता नहीं है कब तक बैठेगा, कब बैठा था ये भी नहीं पता, राइट। कब बैठा था आपको नहीं पता, कब तक बैठेगा ये भी नहीं पता। तो अब इसका मतलब बैठा है तो कंटिन्यूअस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, काम वर्तमान में कंटिन्यूअस है, यानी है लगा हुआ है, इसका मतलब है तो वर्तमान, और अभी भी बैठा है तो कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से जब आपको पता चल जाए जे है जो है से आपको क्या पता चला कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, और अभी भी बैठा है, यहां से आपको क्या पता चला कि काम जो है वो है क्या आपकी कंटिन्यू। तो क्या कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बैठा कौन, राम, तो लिखेंगे क्या, राम। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जैसे ही दिमाग में लाओगे आपको लगेगा सिंगुलर के साथ इज आता है, और बैठा जो वर्ब है उसके साथ में आईएनजी लगाया जाता है। आईएनजी के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि जो मेरे आईएनजी वाले जितने भी वर्ब्स हैं वो टेंस वाले वीडियो में मैंने करवा रखे हैं। आईएनजी लगाने का जो तरीका है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो के अंदर कंप्लीटली बताया गया है। राम इज सिटिंग। अब देखो पास किसके, नियर श्याम, यानी यहां से अपने को पता चल गया, देखो इसमें रहा है नहीं था। बेसिकली आपको रहा है समझाया जाता है, लेकिन रहा है तो नहीं था। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में आपने थोड़ा सा ध्यान दिया कि राम श्याम के पास बैठा है, तो ये आपका कौन सा टेंस है, ये टेंस यहां पे आपको लगा कि यार पता नहीं कब से बैठा है, लेकिन अभी भी बैठा है, यानी कंटिन्यू है काम उसका। तो आपने इसमें क्या किया, सीधा कंटिन्यू से लगाया।
वहीं पे अगर यही सेंटेंस आपको थोड़ा सा हटके मिले तो कैसे टेंस बदल जाता है, उस चीज के ऊपर ध्यान देंगे। यही आपको थोड़ा सा हटके मिले, यानी यही सेंटेंस आपको मिलता है, राम वही रहेगा, श्याम वही रहेगा, राम श्याम के पास 2 घंटे से बैठा है, ताकि आप उस रहा है वाले कंफ्यूजन से निकल जाओ। इसलिए मैंने सोचा एक क्लास स्पेशल ट्रांसलेशन की लगा ली जाए, और सबसे पहले मैं उसी कंटिन्यूस पे आ गया जो बिना रहा है कि होता है, क्योंकि क्लास का कोई पता नहीं होता कब तक चले। मैं भी 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कई बार बीच में घंटी आ गया तो 10 मिनट ही चलती है। तो राम शाम के पास 2 घंटे से बैठा है। अब इसमें क्या है, अपने को पता है कि बैठा तो है यानी प्रेजेंट, और अभी भी बैठा है तो क्या, कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें अपने को यह भी पता है कि राम श्याम के पास कब से बैठा है, यानी शुरुआती टाइम भी अपने को पता है। तो ये हो गया आपका परफेक्ट, यानी जो शुरुआत है वो परफेक्ट है, अपने को पता है कब शुरू हुई थी। तो परफेक्ट क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट शुरुआत है और काम कंटिन्यू है, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, बीन और आईएनजी, तो आपने क्या करना है, राम। अब राम के साथ में सिंगुलर वाला आएगा, यानी जिसमें एस लगा हुआ है, एस किसमें है, हैज में। हैज के तुरंत बाद क्या आता है, बीन। राम हैज बीन, फिर बैठा है वही लगेगा, सिटिंग। कहा, नियर, किसके पास, श्याम की। कब से, 2 घंटे, अवधि, अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट, अवधि के अंदर अवधि है तो 4 आएगा। क्या लिखा है, 2 आवर्स। ये ट्रांसलेट हो गया आपका, राम हैज बीन सिटिंग नियर श्याम फॉर 2 आवर्स। इसी तरह का सेंटेंस कोई कमेंट बॉक्स में डाल के देखो, देखा क्या पता आप अगर कमेंट बॉक्स में डाल दो तो ऐसा कोई खतरनाक वाला सेंटेंस हो जो मेरे को नहीं आता हो, एक बार ट्राई करो, दिखा। तो इसके अंदर क्या करना है, राम हैज बीन सिटिंग नियर श्याम फॉर 2 आवर्स। और इसके अंदर एक सेंटेंस फिर से लिखते हैं, महेश कल बहुत दुखी था। अब देखो, जैसे इस सेंटेंस को आपने देखा, महेश कल बहुत दुखी था। अगर महेश कल बहुत दुखी था, इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो आपके ये तो समझ में आ जाएगा इस सेंटेंस को देखते ही कि ये जो महेश कल, अभी यहां तो ये कल आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जब आप यहां पहुंचोगे ना था पे, तब आपको पता चलेगा कि था मतलब पास्ट है, और था से आपको क्या पता चला, पास्ट है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब सिंपल पास्ट हो, एडजेक्टिव हो ना, तो सिंपल पास्ट ही बनता है। जैसे अब क्या है, बहुत दुखी, ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो कौन सा हो गया, सिंपल। और सिंपल में भी आपको क्या बताया कि जब एडजेक्टिव हो तो वाज वर्ग के साथ में सीधा एडजेक्टिव लग जाता है, ज्यादा कुछ नहीं लगता। अब रह गया कल। अब आपको पता है पास्ट में कल कौन सा आता है, कल आपको बताए थे मैंने 2 कल होते हैं, तो पास्ट में कल आता है यस्टरडे वाला, राइट। अब आप क्या लिखोगे, महेश वाज क्यों लिखोगे, महेश सिंगुलर है, और मैंने कहा एडजेक्टिव का जब सिंपल पास्ट होता है तो वाज के बाद में एडजेक्टिव लग जाता है। वेरी सैड कब, यस्टरडे। इस तरह से आपने पूरा का पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट कर दिया कि महेश वाज वेरी सैड यस्टरडे, ठीक है। इसी तरह का एक और सेंटेंस लेते हैं अपने, ऐसे ही सेंटेंस करेंगे आज, तो ट्रांसलेट करते चलेंगे। तो ऐसा ही एक सेंटेंस आप और लेते हैं,
नीतू मेरे घर रोज आती है। अब ये सेंटेंस जैसे मैंने लिखा मेरे घर रोज आती है, यहां से जैसे ही है आता है ना, है होते ही आप सीधा ठोक दिया करोगे प्रेजेंट तो है ही है। वैसा है से आपको क्या पहचान मिलेगी कि प्रेजेंट तो है ही है। अब क्या है ती, कल आपको बताया था ती है, तो प्रेजेंट के साथ में सिंपल भी है, सिंपल भी है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल एस या ईएस माइंड में आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन जिसने पढ़ा है, प्रेजेंट सिंपल का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। तो अब लिखोगे नीतू, नीतू तो नीतू ही रहेगी, और नीतू जो है वो है सिंगुलर, यानी कम्स आती है तो कम्स। टू आना या जाना सिंपल में आपको कहा कि डायरेक्शन का पता चलता है। नीतू कम्स टू माई हाउस रोज, जो समय होता है वो लास्ट में लगाया जाता है डेली। नीतू कम्स टू माई हाउस डेली, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं जिसको हम हमेशा करते आए हैं। क्या? SVO से, यही तो कर रहे हो आप। सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है SVO का। मैं आपको SVO बताता हूं, C और A कम ही बताता हूं। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और फिर ये कनेक्टिव और एडजेक्टिव आ जाता है। तो इसी तरह से अगर और भी आप आगे ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। मतलब ट्रांसलेट आप किसी भी चीज को कर सकते हो। तो बेसिक क्या है कि आपको उसके टेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर टेंस को आपने ढंग से ध्यान दे लिया कि भाई साहब टेंस इस तरह से ये बन रहा है, मैंने थोड़ा सा समझ लिया है, जैसे है लगते ही आपके दिमाग में आता है प्रेजेंट है, था से पास्ट है, काम की शुरुआत अपने को पता है तो शुरुआत परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है। शुरुआत नहीं पता और काम जारी है तो सीधा कंटिन्यूअस है। परफेक्ट का मतलब है पूर्ण काम हो गया है, यानी पूर्ण होने के बाद में बात की जा रही है। जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं अपने, क्या लिखेंगे? रघु पिछले साल फेल हो गया था। देखो अब ये जो आप बात बता रहे हो ना, रघु पिछले साल फेल हो गया था, यानी जैसे ही आपने देखा था तो था का मतलब है पास्ट। अब बात क्या कर रहे हैं? रघु पिछले साल फेल यानी लास्ट ईयर, तो ये किसमें जाएगा? सिंपल में। ओके, एक तरीके से ये सिंपल में जाएगा, जाएगा कि नहीं? और दूसरे तरीके से परफेक्ट में भी जा सकता है, क्योंकि रघु फेल हो गया था यानी रघु फेल हो चुका है, काम पूर्ण हो गया। ये दोनों में आ जाएगा, परफेक्ट में भी आ सकता है, सिंपल में भी आ सकता है। आप जैसे बनाओ। अब कई कैसे ट्रांसलेट में फिर तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको जो अच्छा लगे ना वो बना सकते हो आप। एक सीधे ट्रांसलेशन का ये फायदा होता है, एग्जाम के अंदर क्या होता है, आपके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स साथ में घुसाए हुए रहते हैं, और वो स्पेसिफिक वर्ड्स जो आपके साथ में घुसाए हुए रहते हैं ना, वो गड़बड़ कर देते हैं कि फिर यही लगना है जो लगना था, या दो टेंस एक साथ। अब आप अपनी मर्जी से जब ट्रांसलेट कर रहे हो तो दो टेंस को एक साथ में लिखना जरूरी थोड़ी है, अपने को जो अच्छा लगे वो लिखेंगे। अब आप इसमें अगर ये लिख देते हो रघु फेल हो गया था, यानी सेकंड फॉर्म, रघु फेल्ड लास्ट ईयर, तो भी सही है। और आप ये लिख देते हो रघु हैड फेल्ड लास्ट ईयर, तो भी सही है। ट्रांसलेशन ही तो किया है, कहां दिक्कत है? दोनों ही सही है, इसमें आपका कोई सा भी गलत नहीं होगा। यानी आपका ये भी सही है अगर आपने ये आइडिया लगा लिया कि ये काम तो हमारा जो है वो पिछले साल हो गया था, तो सिंपल है। जब आप राइटिंग सेक्शन में ट्रांसलेट कर रहे हो तो ये भी सही है, और आप ये लिख लेते हो वो भी सही है। क्या दिक्कत है? ट्रांसलेट ही तो करना है कि जैसे भी करो।
तो ये दोनों के दोनों ही आपके इसमें गलत कोई सा नहीं होगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप ये लिख देते हो क्या, अध्यापक हमें 3 साल से पढ़ा रहे थे आपको क्या बता देता है, जैसे ही आप थे लगाते हो ना, थे से थे पड़ी, यानी थे से आपका हो गया पास्ट, ठीक है। और रहे से क्या हो गया, कंटिन्यूअस। तो पास्ट है, कंटिन्यूअस है, शुरुआत, अब शुरुआत पे चले 3 साल से, यानी शुरुआत का पता है कब हुई थी, तो शुरुआत परफेक्ट है, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या लगाओगे, अध्यापक क्या होता है, टीचर, पास्ट परफेक्ट है हैड बीन, आपको बताया था, टीचिंग, हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट लगेगा एस, अब आएगा क्या, अवधि, तो 4 3 years, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेट करने के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। हाँ, कई बार ऐसी वर्डिंग्स आ जाती है, वर्डिंग्स कैसे आएगी, वर्डिंग्स आएगी अभ्यास से, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप निरंतर अभ्यास करते हो, तो निरंतर अभ्यास करते रहने से आपकी अगर ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि उस प्रैक्टिस के दम पे फिर आप वो सारा काम कर सकते हो जो आपको करना है कि किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाए। अब कई बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं करना आता, अभी जैसे 10th और 12th क्लास के अंदर अपने देखते हैं, ठीक है। तो जैसे वो ये लिखना चाहते हैं, अभी ये दिक्कत है 12th क्लास में, जैसे मान लो वो डगलस है, वो ये लिखना चाहते हैं डगलस पानी से डरता था, राइट। डगलस पानी से डरता था, यही तो लिखना है, डगलस पानी से डरता था, तो है क्या, सबसे पहले था यानी पास्ट, राइट, और ता यानी सिंपल। अगर यह चीज आप समझ गए कि डगलस पानी से डरता था, पास्ट और सिंपल, तो क्या लिखोगे, डगलस feared of वाटर। एक सर ऑफ कैसे, से तो फ्रॉम होता है, अरे तो कद्दू हो, तुम फ्रॉम लगा दो, क्या दिक्कत है, कौन गलत कर रहा है यार तुम्हारा, क्वेश्चन आंसर के अंदर इतना चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। डगलस फियर्ड फ्रॉम वाटर चलेगा, पानी से दूर भी तो भागता था ना, फ्रॉम यही तो होता है दूर जाना, तो क्या लिखोगे, डगलस फियर्ड फ्रॉम वाटर। अब यही अपने 10th क्लास वालों की ले लो, 10th क्लास वालों की भी यही दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है। लेंचो के बारे में आप लिखना क्या चाहते हो, लिखना ये चाहते हो लेंचो के 4 बेटे व 1 पत्नी थी। भाई पत्नी गलत हो जाए तो कमेंट ना करियो, हिंदी मेरी डमाडोल है, ठीक है। लेंचो के 4 बेटे व 1 पत्नी थी। अब ये लिखना अगर चाहते हो तो समझ में तो आ रहा है कि लेंचो के 4 बेटे व 1 पत्नी थी, ठीक है। आपके माइंड के अंदर ये चीज स्ट्राइक की हुई है कि लेंचो के 4 बेटे थे और 1 पत्नी थी, पर लिख नहीं पा रहे हो कि यार थी था क्या चक्कर है। देखो थी, और मैंने कहा जब 4 बेटे 1 पत्नी की थी, जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारे परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब है ना, वो यूज करनी होती है। कौन से वाली, परफेक्ट वाली क्या यूज करनी होती है, हेल्पिंग वर्ब। जब किसी के पास, जब किसी का किसी चीज पे अधिकार होता है, मैंने कहा पोजीशन, पोजीशन में अगर थी आएगा ना तो हेड आएगा। हेड कैसे आएगा, लेंचो हैड 4 sons एंड ए वाइफ, हो गया डन। हेड लगा दिया मतलब पोजीशन है, कब्जा था,
तो मैंने कहा था पास्ट सिंपल में गिना जाता है जब हेड के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं आती, सीधा कोई पोजीशन बताने के लिए हेड का यूज किया जाता है कि इस चीज पे इसका अधिकार था। ठीक है, जैसे उसके पास 5 मकान है तो ही हैड 5 हाउसेस। इस घर में तो हम देयर आर लगा के लिखते हैं। किसी चीज के अंदर ऐसा लिखा जाता है ना, देयर आर लगाया जाता है, देयर आर 5 रूम्स, देयर वर 5 रूम्स, राइट। तो ये ट्रांसलेशन करने के छोटे छोटे तरीके हैं, इनसे आप कर सकते हो। अगर कोई भी आंसर, बड़े से बड़ा आंसर आपको ट्रांसलेट करना है ना, तो मिनट लगती है 2। जैसे आपके माइंड में हिंदी में आ गया ना, हिंदी क्या है हमारी मदर टंग, और हिंदी जब हमारी मदर टंग है तो हमें हिंदी में ही सोचना आता है, इंग्लिश में सोचना हमारा बैठता नहीं है। तो कैसे करेंगे देखो, इसके बाद में और भी ट्रांसलेशन देख लो। ठीक है, जैसे आपको ये लिखना पड़ रहा है कि कोई भी आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं ना, तो क्या आता है, गांधी जी ने वकीलों को डांटा। ये अब इसमें था तो कुछ नहीं है। जैसे मान लो आप 12वीं क्लास में हो और आप उत्तर लिख रहे हो, क्या है आपके दिमाग में, क्या है आपको ये पता है, गांधी जी ने वकीलों को डांटा या लताड़ा, जो भी है। पर ये चीज देखो, गांधी जी ने वकीलों को डांटा, आप इमेजिन कर लो डांटा था, क्योंकि पास्ट ही है ना, सोचना ही तो है, तो था साथ में सोच लो ना, गांधी जी ने वकीलों को डांटा था। और ना भी सोचो तो भी पता है कौन से गांधी जी जिंदा है, पहले डांटा था ना, तो पास्ट है। तो क्या लिखना है, गांधी जी स्कोल्डेड लॉयर्स। सेकंड फॉर्म आएगी ना, था है, तो पास्ट सिंपल में चलना है, गांधी जी स्कोल्डेड लॉयर्स। और अगर ये भी लिख दो आप, गांधी जी हैड स्कोल्डेड लॉयर्स, तो क्या दिक्कत है, कौन गलत कर रहा है आंसर आपका, कहीं दिक्कत नहीं है ना, गांधी जी हैड स्कोल्डेड लॉयर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर उसी आंसर में आप ये लिख रहे हो, अंग्रेज नील के किसानों को परेशान कर रहे थे। अंग्रेज नील के किसानों को परेशान कर रहे थे, रहे थे आ गया इसमें तो सीधा सीधा। तो अंग्रेज के लिए आप क्या शब्द लिखोगे, ब्रिटिशर्स, इतना तो पता ही है। अब बहुवचन है तो क्या, वर। परेशान करना, परेशान करना आप टॉर्चर भी लिख सकते हो, प्रताड़ित और परेशान में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। आप टॉर्चरिंग भी लिख सकते हो, आप इरिटेटिंग भी लिख सकते हो, राइट। ब्रिटिशर्स वर टॉर्चरिंग नील के किसानों को, क्या कहते हैं, इंडिगो फार्मर्स। यही तो लिखा है ना आपके चैप्टर में। तो ये चीजें आपके माइंड में अगर आ गई ना कि इस तरह से हमें ट्रांसलेट करना है, उसके बाद में आपको दिक्कत कभी आनी ही नहीं है। दिक्कत आपसे, आपको देखते ही भाग जाएगी कि इस आदमी से नहीं उलझना, ये कर तो देना इसने। तो ठीक है, पत्रकार ने साक्षात्कार लिया, अपने ऐसा सोचते हैं वही लिखते हैं, मैं वही लिखता हूं, पत्रकार ने साक्षात्कार लिया। वास्तव में कहते हैं कि हिंदी में ये लिखना चाहिए साक्षात्कार किया, पर अपने ये लिखते हैं क्योंकि सोचते अपने ऐसा ही है कि पत्रकार ने साक्षात्कार लिया। और साक्षात्कार मत सोचो, आपके दिमाग में एक शब्द अगर सीधा आ रहा है, जैसे आपकी बुक के हिसाब से कि इंटरव्यू लिया, आप ये लिखना चाहते हो पत्रकार ने इंटरव्यू लिया। अब अगर देखो सही आपका होता है ना, लिया मतलब ले लिया, तो या तो ये लिख लो पत्रकार। पत्रकार क्या होता है, कौन बताएगा भाई पत्रकार क्या होता है, क्या कहोगे आप पत्रकार को, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट हैड
इंटरव्यूड हिम। किसी का तो लिया होगा ना, हिम या हर, या सीधा लिख दो जर्नलिस्ट इंटरव्यूड। कई टॉपर कहेंगे सर फिर लिया कहां गया, हम तो ये लिखेंगे जर्नलिस्ट 2 की इंटरव्यू। कोई दिक्कत नहीं है तो ये लिख दे, समझने वाला आदमी तो समझ रहा है ना कि तू क्या लिखना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रामेटिकली तेरी गलती है नहीं तो कहां दिक्कत आ रही है। तो ट्रांसलेशन के अंदर आपको कभी कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे घर जाकर सो जाओ। अब अगर इसको आप सीधा ट्रांसलेट करने की सोचो ना, घर जाकर सो जाओ, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कॉमन सेंस क्या लगाओ, घर जाओ और सो जाओ। ओके, तो क्या बोलोगे? मैंने कहा गो के साथ टू आता है, ये तो एक रट ही लेना। गो टू होम एंड चलिए घर जाओ और सो जाओ। ओके, इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाते हो और टेंस की आइडेंटिफिकेशन आपको पता है ना, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या लिखोगे? मेरा मित्र कई साल बाद कल मिलेगा। ये आपके दिमाग में आता है और यही बात कईयों के दिमाग में ऐसे आएगी, मेरा मित्र कई साल बाद कल मिलने जा रहा है। तो कहा, जब आप नॉर्मल ट्रांसलेशन करते हो ना, कोई आंसर में लिख रहे हो या अपनी कोई फीलिंग लिख रहे हो, तो उसके अंदर जैसे मेरा मित्र, तो आप क्या लिखोगे? माई फ्रेंड। गा विल के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म, मीट मी कब? कल। विल के साथ में कौन सा कल आता है? टुमारो। कई साल बाद, कई आफ्टर मेनी ईयर्स। माई फ्रेंड विल मीट मी टुमारो आफ्टर मेनी ईयर्स, और माई फ्रेंड विल मीट मी आफ्टर मेनी ईयर्स टुमारो। कोई दिक्कत नहीं, टुमारो पहले लगा के कोमा लगा दो, चाहे टुमारो माई फ्रेंड विल मीट आफ्टर मेनी ईयर। ये सारा जब आप एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आप कैसे भी काम कर सकते हो। इसीलिए तो ये इतनी बात आपको क्लोजेस वगैरह पढ़ाई जाती है कि जैसे आपका मन करे ना वैसे ट्रांसलेट कर लेना, लेकिन टेंस जो है एटलीस्ट सही आना चाहिए। क्लोज बना रहे हो तो सही आना चाहिए। इसको अगर दूसरा टॉपर ये कहे, अगर मेरे दिमाग में ऐसे आ रही है कि मेरा मित्र कई साल बाद मिलने जा रहा है ना, मेरा मित्र कई साल बाद मिलने जा रहा है, वो ये लिखेगा, तो क्या दिक्कत है? माई फ्रेंड इज गोइंग टू मीट मी टुमारो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। इस आदमी ने ये सोचा कि मेरा मित्र एक लंबे समय के बाद मुझसे मिलने जा रहा है, तो इसने ये लिख दिया माई फ्रेंड इज गोइंग टू मीट मी टुमारो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कहां दिक्कत है? ये भी सही है, ये भी सही है। तो ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं होती। और जो करो ना, आपका जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस है ना, वो एकदम पकड़ा हुआ होना चाहिए सही। उसके बाद में देखो आप ट्रांसलेशन कैसे होता है। अगर 10-12 सेंटेंस अगर 2 दिन कर लोगे ना, 10-10, 12-12, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और फिर ट्रांसलेशन आपका होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा लाइक, थोड़ा सब्सक्राइब, कोई कमेंट वगैरह अगर किसी की इच्छा हो तो चढ़ा देना। जैसे वो बाबा जी कहते हैं ना, श्रद्धा स्वरूप चढ़ा देना, जिसको जो भी चढ़ाना हो, कोई कमेंट चढ़ानी हो, कोई लाइक चढ़ाना हो, कोई डिसलाइक चढ़ाना हो, सारे प्रसाद माने जाते हैं। बेरू जी है, लड्डू भी ले लेते हैं, दारू भी ले लेते हैं, ठीक है।